देव स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं गुरुदेव यादव आप सबको नमस्कार करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे लासा और मासा, और ये लासा और मासा की ये 6वीं क्लास और ये अंतिम क्लास। लिखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 150 और 5 है। एलसीएम 150 दिया है, एचसीएफ 5 दिया है और संख्या दोनों संख्या का योग दे दिया है। योग चाहे योग दिया हो, चाहे अंतर दिया हो, चाहे गुणनफल दिया हो, यानी इसके स्थान पे कुछ भी दिया हो सकता है। तो बताना है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एलसीएम एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी होता है। एलसीएम दिया है और एचसीएफ, हमें ए बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ए बी बराबर जब निकालेंगे तो एलसीएम बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम का मान कितना दिया है, एलसीएम का मान 150 दिया है और एचसीएफ का मान 5 है। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 है। यानी ए बी का मान कितना आ गया, 30। अब हम 30 के ऐसे दो फैक्टर का करेंगे जो सह संख्या हो, जैसे 5 छक 30। 30 के दो फैक्टर कौन कौन होंगे, 5 और 6। और 5 और 6 ये दोनों क्या है, सह संख्या भी है। लेकिन 10 तिहाई 30 भी लिख सकते हैं, 10 तिहाई 30 भी लिख सकते हैं, तभी ये सह संख्या है। लेकिन हमें देखना इस हिसाब से है कि ये जो योग दिया गया है इन दोनों के योग से कटता हो। जैसे अगर हम 10 और 3 लिख दें तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13। और 13 से ये 55 नहीं कटेगा, लेकिन 5 6 11, 11 से ये क्या हो जाएगा, 55 कट जाएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, 5 और 6 लेंगे। इसका मतलब कि ए का मान कितना आ गया, 5, और बी का मान कितना आ गया, 6, और दोनों का जोड़ कितना आ गया। हमारे हिसाब से ए और बी का दोनों संख्या का जोड़ कितना है, 11 है। और इनके हिसाब से दोनों संख्या का योग 55 है। इसका मतलब 11 यूनिट का मान 55 के बराबर है। तो 11 1 के 11 5 55, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 5 है। अगर एक यूनिट का मान 5 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 25। इसका मतलब कि सबसे एक संख्या क्या आ गई, 25 है। और दूसरी संख्या क्या होगी, अगर एक यूनिट का मान 5 है तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। हमसे पूछा जा रहा था कि दोनों संख्या में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 30। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। यदि संख्या के बीच का अंतर 90 हो तो हमें बताना है कि संख्या का योग क्या होगा। तो हमें एलसीएम कितना दिया है, 252, और एचसीएफ कितना दिया गया, 18। तो हम ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर होता है एलसीएम बटे क्या होता है, एचसीएफ। एलसीएम का मान दिया है 252 और एचसीएफ का मान कितना देगा, 18। इसको 18 से भाग करेंगे, 18 के 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 72। और 18 चौक क्या हो जाएगा, 72। इसका मतलब कि ए बी का मान क्या आ गया, 14। और इस 14 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिन जो सह संख्या हो, यानी दोनों में कुछ कॉमन ना मिले। तो हम 14 को 7 दूनी क्या ले सकते हैं, 14। इसका मतलब कि ए का मान 7 आ गया और बी का मान कितना आ गया, 2। लेकिन लिखा है कि यदि संख्या के बीच का जो अंतर है वो 90 है। इसके हिसाब से हमें दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इसके हिसाब से दोनों के बीच में 5 का अंतर है। और हमारे हिसाब से ए और बी इन दोनों संख्या में 5 का अंतर है और प्रश्न में लिखा है 90 का अंतर है। इसका मतलब कि 5 यूनिट का मान 90 दिया है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान होगा 18। अगर 1 यूनिट का मान 18 है तो 7 यूनिट का मान निकालने के लिए 18 में 7 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 18 पत्ते क्या हो जाएगा, 7 8 56 और 7 18 पत्ते 126 है। और 2 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 18 है तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या का योग क्या होगा। संख्या तो 126 और 136 आ गई, इनका योग पूछा जा रहा है तो इसको जोड़ देंगे। 6 6 12 और 3 2 5 1 6 162। इन तीनों संख्या का योग क्या होगा। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का लासा 495 और उनका मासा 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या है। यानी लासा दिया है और मासा, लाफा दिया गया है, माफा दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं,
ए बी का मान निकाल सकते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा एलसीएम बटे क्या हो जाएगा एच सी एफ। एलसीएम माने लासा कितना दिया गया है 495 और मासा कितना दिया है 5। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 99। अब हमें 99 के इसका मतलब कि ए बी का मान कितना आ गया 99 आ गया। अब 99 की हमें हमें ये ए बी क्या है सहाभाज संख्या, हमने ऊपर पहले से माना था कि ये सहाभाज संख्या है। अब हमें 99 के ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जो सहाभाज संख्या हो, जैसे 11 9 99, यानी इसका मतलब ए का मान 11 आ गया और बी का मान क्या आ गया 9 आ गया। लिखा है कि यदि उनका योग 100 है, हमारे हिसाब से इन दोनों संख्या का योग कितना है 20। इसका मतलब कि 20 यूनिट का मान कितना दिया गया है 100। हमारे हिसाब से दोनों का जोड़ 20 है और परम के हिसाब से दोनों का जोड़ 100 है, तो 20 इक्के 20 और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। इसका मतलब कि एक यूनिट का मान क्या आ गया 5। हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2। अगर एक यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 10। तो इन दोनों संख्या के बीच कितना अंतर है 10। लिखा है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मासा 33 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। या पूछा जा सकता है कितने जोड़े हो सकते हैं या कि कितने युग्म संभव हैं, मतलब कितने युग्म, युग्म का मतलब तो जोड़ा। दो संख्या का योग दिया है और उनका क्या दिया गया मासा दिया गया है। अगर हम पहली संख्या को a मान लें और दूसरी संख्या को b मान लें, तो जो मासा होता है वो दोनों में क्या होता है वो दोनों में कॉमन होता है। और लिखा है कि उनका जो मासा है वो क्या है 33। तो यहाँ से हम पहली संख्या से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या का सूत्र होता है मासा गुणे ए और मासा 33 दिया गया है, ए इतना दिया गया है, इसमें इसका मतलब कि ये 33 दोनों में कॉमन है। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। दो संख्या का योग दिया है लेकिन वो संख्या हमें मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है, लेकिन लिखा है कि उनका मासा 33 है। जो मासा होता है वो दोनों संख्या में वो कॉमन होता है। इसका मतलब कि ये जो इसका मासा जो 33 दिया है, ये 33 पहली वाली संख्या में भी शामिल होगा और 33 बी वाली दूसरी वाली संख्या में भी ये 33 होगा। जो मासा होता है वो दोनों में क्या होता है कॉमन। तो इसका मतलब कि 33 ए में भी पहली वाली संख्या में भी है और दूसरी वाली संख्या में भी है। और लिखा है कि उनका योग 528 है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 ए प्लस 33 बी। पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो 33 में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 ए और 33 ये 33 से बी में गुणा करेंगे 33 बी, यानी अगर दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो 33 ए प्लस 33 बी आएगा। लेकिन लिखा है कि दोनों संख्या का जो जोड़ है ना वो 528 है। ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। हमारे हिसाब से दोनों संख्या का जोड़ इतना है और प्रश्न के हिसाब से दोनों संख्या का जोड़ है वो कितना है 528। इसमें हम 33 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा और 528 को ऐसे उतार लेंगे। इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो 11 3 33, 11 चौक 44, 44 8 52 हो जाएगा 88 और 11 अट्ठे 88। इस 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 16। इसका मतलब कि a प्लस बी बराबर क्या आ गया 16, यानी a प्लस बी बराबर क्या आ गया। हमें बताना है कि तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं। ये 16 लिखा है, ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या 1 हो और दूसरी संख्या क्या हो दूसरी संख्या 15 हो, तभी इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 16। या 2 ले लें और 14 ले लें तो 14 2 16, यहाँ 3 ले लें और यहाँ 15 ले लें, 4 और 12, या यहाँ लिखेंगे 13, 13 3 16। या अगर यहाँ 4 लेंगे तो 4 में क्या जोड़ें कि 16 हो जाए 12, ऐसे 5 में क्या जोड़ें कि 16 हो जाए तो 11,
6, ये कितना हो जाएगा 10 और 7 और ये कितना हो जाएगा 9 और 8 और ये क्या हो जाएगा 8 8 16 और फिर यहाँ के क्या लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 7, लेकिन अब ये दोबारा क्या हो जा रहा है रिपीट, क्यों 7 9 यहाँ भी है और 7 9 यहाँ भी आ गया, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा वहीं हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे। लेकिन 1 और 5 ये दोनों सहाभाज्य संख्या हैं, तो एक एक संख्या तो ये हो जाएगी, ये दोनों सहाभाज्य संख्या नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और यहाँ 14 लिखा है, 2 और 14 में 2 क्या है दोनों में कॉमन है, और जब दोनों में कुछ कॉमन मिल जाता है तो उसको सहाभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो 2 और 14 ये सहाभाज्य संख्या नहीं है, जो सहाभाज्य संख्या नहीं होगी उसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। 3 और 13 सहाभाज्य संख्या, क्योंकि इसका दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो 1 होगा, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। 4 और 12 इनमें 12 में 4 छिपा है तो ये सहाभाज्य संख्या नहीं है। 5 11 एक संख्या ये हो जाएगी। 6 10 इसमें 6 में 2 छिपा है और 10 में भी 2 छिपा है, इसलिए ये सहाभाज्य संख्या नहीं है। 7 और 9 ये सहाभाज्य संख्या है, ये सहाभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, तो 4 जोड़े हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 जोड़ा। अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। जोड़ा का मतलब कि पूछा जाता है कि इसके कितने युग्म संभव हैं। तो अगर हम पहली संख्या को a मान लें और दूसरी संख्या को b मान लें, और जो इसका दोनों का मासा कितना दिया गया है, दोनों का मासा दिया गया है 12, और जो मासा होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है कॉमन होता है। इसका मतलब कि 12 पहली वाली संख्या के साथ में भी है और 12 दूसरी वाली संख्या के साथ में भी है, और लिखा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2160 है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो दिया है 2160, और पहली संख्या यहाँ कितना दिया गया 12a और दूसरी संख्या कितना दिया गया है 12b, बराबर हो जाएगा 21 60। इसको 12 से भाग देंगे तो 12 1 12 9 21 हो जाएगा 96, 12 8 96, और 12 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 1 12 12 5 18 और 12 पंचे क्या हो जाएगा 12 1 12 6 18 और हो जाएगा 60, 12 पंचे 60। इसका मतलब कि ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान 15 आ गया। अब हम ए बी का मान कितना आ गया 15। अब हम ए बी के दो फैक्टर ऐसे ढूंढेंगे जिनका गुणनफल क्या होता हो 15 होता, तो एक तो हो जाएगा 1 और 15, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 और 5, और इसके बाद जब लिखेंगे तो 5 और 3 और 15 गुणे 1, इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन ये 5 और 3 और यहाँ 3 5 दिया है, ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया, और जहां से दोबारा रिपीट होना शुरू होगा उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो इसके कितने जोड़े संभव हैं, तो एक जोड़ा 1 और 15 हो सकता है, और एक संख्या 3 और 5 हो सकती है। तो इसके कितने जोड़े संभव हैं, तो इसके 2 जोड़े संभव हैं। लिखा है अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 100 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, इसका मतलब कितने जोड़े संभव हैं। दो संख्या का योग कितना दिया है, दो संख्या का योग दिया है 100, और उनका मासा कितना दिया है, उनका मासा कितना दिया गया 5। पहले हम देखेंगे कि ये मासा होता क्या है। जैसे एक संख्या 4 लिख दें और एक संख्या 6 लिख दें, तो 4 को हम 2 दूना 4 लिख सकते हैं और 6 को हम 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं। मासा का मतलब होता है जो दोनों संख्या में कॉमन हो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसका मतलब मासा क्या है 2। इसका मतलब कि अगर हमें पहली संख्या 2 दिया होता और दूसरी संख्या 3 दिया होता और उनका मासा 2 दिया होता, इसका मतलब कि ये 2 पहली वाली संख्या में भी है और ये 2 दूसरी वाली संख्या में भी है। इसका मतलब कि हमारी जो संख्या होती वो 4 और 6 होती। यानी इसका मतलब कि अगर दो संख्या का रेशियो दे दिया गया है तो दो संख्या का योग दिया है, लेकिन हमें दो संख्या कौन कौन होती है ये नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं a
और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं बी, लेकिन इनका मासा कितना दिया है, इनका मासा 5 दिया है। इसका मतलब कि ये 5 पहली संख्या में भी होगा और ये दूसरी संख्या में भी होगा। और लिखा है कि दोनों का जोड़ 100 है। इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से दोनों संख्या का जो जोड़ है वो 5a प्लस 5 भी होगा। पहली संख्या 5a है और दूसरी संख्या 5 भी है। दोनों संख्या का जो जोड़ है वो कितना दिया गया है 100। इसमें 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 100। 5 इक्के 5, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब a प्लस b बराबर कितना आ गया। अब ऐसी कितनी संख्या है जिनका जोड़ क्या होता है 20 होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनका जोड़ क्या होता है। तो एक संख्या तो 1 हो गया, एक संख्या तो 19, 19 एक 20, एक संख्या 2 हो गया, एक संख्या 18, एक संख्या 3 हो गया, एक संख्या 17, ये 4 और ये 16, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 15, ये 6 और ये 14, ये 7 और ये 13, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। लेकिन अब ये दोबारा फिर क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। ये 9 और 11 दिया है, यहाँ 11 और 9 दिया गया, यही संख्या दोबारा रिपीट हो रही है। और जहां से संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी वहीं से हम लिखना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसमें हम सहआभाज्य संख्या लेते हैं। 1 और 19 सहआभाज्य संख्या है, 2 और 18 सहआभाज्य संख्या नहीं है, तो ये इसका जोड़ा नहीं है क्योंकि 18 में 2 पहले से छिपा है, 2 9 18, तो ये 2 और 18 सहआभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। 3 और 17 में कॉमन कुछ है नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है, सहआभाज्य संख्या। 4 और 16 में 4 पहले से छिपा हुआ है, इसीलिए ये सहआभाज्य संख्या नहीं है। ये भी सहआभाज्य संख्या नहीं क्योंकि 15 में 5 है। ये 14, 6 और 14 ये भी सहआभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 7 और 13 ये है, ये सहआभाज्य संख्या नहीं है और ये सहआभाज्य संख्या, और ये भी सहआभाज्य संख्या। तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसके कुल कितने जोड़े बन गए, तो 4 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है, 4 जोड़ा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये यूटीपी 17 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया। 13 और 9 ये दोनों क्या हैं, सहआभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें दोनों में कुछ फैक्टर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और उनका एचसीएफ क्या है 13। तो पहली संख्या निकालने के लिए एचसीएफ को पहली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 13 13 169 हो जाएगा और 13 9 कितना होता है 117। तो अगर हम पहली संख्या निकालेंगे, यानी ये दोनों क्या होनी चाहिए, सहआभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे क्या होता है ए, और एचसीएफ का मान कितना दिया गया 13 और ए का मान कितना दिया गया 13, 13 13 क्या हो जाएगा 169। और जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो एचसीएफ गुणे बी होता है, एचसीएफ का मान 13 और बी का मान 9, 13 9 क्या होता है 117। हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 169। अगला प्रश्न है कि तीन संख्याओं में 2:3:5 का अनुपात है तथा उनका मासा कितना दिया गया है 35। तो हमें संख्याओं का क्या निकालना है, लासा निकालना है। और ये तीनों संख्याएं सहआभाज्य संख्या हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आगे भी दिया हो सकता है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी, लेकिन यहाँ सी दिया गया है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे क्या हो जाएगा एचसीएफ 35 दिया है, ए का मान 2 दिया है, बी का मान 3 दिया है, सी का मान 5 दिया है। 35 दूना 70 और 70 तिया कितना हो जाएगा 70 तिया 210, और 210 को 5 से क्या करेंगे 2010 को 5 से गुणा करेंगे, 519 यानी 1050। यानी इसका मतलब कि हमारा जो एलसीएम होगा वो 1000 क्या होगा 50 होगा। तो अगला प्रश्न है कि दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है 6 गुना है। ये लिखा है कि एलसीएम
अच्छा, इसका ये ऑप्शन से ही लग पाएगा। ये 12 लिख दें और ये लिख दें 10 और ये लिख दें 9 और ये लिख दें 13। लिखा है कि दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है 9 गुना। ये एलसीएम है और ये क्या है एचसीएफ। इसको खूब ध्यान से देखना। लिखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है 6 गुना। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना दिया गया है 6x। ये दोनों में से छोटी संख्या क्या है 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणी क्या होता है एचसीएफ। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर। पहली संख्या क्या दिया है, लिखा है कि दोनों में छोटी संख्या क्या है 6। एक संख्या 6 दे दी है, दूसरी संख्या नहीं दिया है। एलसीएम कितना दिया है 6x और एचसीएफ कितना दिया गया है x। ये 6 से ये 6, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x स्क्वायर और x बराबर जब लिखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा दूसरी संख्या। इसका मतलब कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी जो दूसरी संख्या होगी यानी x बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो दूसरी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 12 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, 10 तो पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल बन जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा 9, क्योंकि इन सारी संख्याओं में सिर्फ 9 का वर्गमूल बनता है और किसी संख्या का वर्गमूल। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा 9। अगला सवाल है कि तीन संख्याओं का लासा 120 है तो कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हमें क्या देखना है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा क्या कर देता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। यानी पूरा पूरा काट देता है, पूरा पूरा काट देता है। हमसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एलसीएम को क्या करेगा पूरा पूरा। और जो संख्या पूरा जो इसका हमसे पूछा रहा है कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। ये 8 120 को काट देगा, इसका मतलब ये हो सकता है। 12 120 को काट देगा, इसका मतलब ये भी एचसीएफ हो सकता है। 24 पंचे 120 यानी 24 भी 120 को काट सकता है, लेकिन 35 120 को नहीं काट पाएगा। तो यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो 35 नहीं हो सकता, बाकी सब क्या हो सकता है सारी संख्याएं हो सकती हैं जो दी गई हैं। दिया है 1 घात n माइनस b घात n दिया है। अगर 1 घात n माइनस b घात n दिया हो और n का मान क्या दिया गया हो विषम संख्या दिया हो, तो इसका एक जो गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा a माइनस बी। यानी इसका एक गुणनखंड a माइनस बी जरूर होगा। जैसे कहीं लिखा हो 1 घात 5 और माइनस 1 लिख दें तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा a माइनस 1। जैसे यहाँ a है यहाँ b है तो a माइनस बी हो जाएगा, वैसे ये a है और ये क्या है b। जैसे हम लिख दें कि 2 घात 9 माइनस 1, इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक गुणनखंड होगा a माइनस बी। क्यों, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है ये विषम संख्या है। अगर 1 घात n माइनस 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 घात n माइनस b घात n के रूप का आ गया कि नहीं। और 1 घात n माइनस b घात n में अगर n का मान विषम संख्या है तो उसका एक फैक्टर क्या होता है a माइनस। वैसे इसका एक फैक्टर क्या होगा 2 माइनस 1 और 2 के क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। जैसे दिया है जैसे दे देगा कि 3 घात 729 माइनस 1, इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा 3 माइनस 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी 3 घात 729 माइनस 1 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि 1 घात n माइनस b घात n, ये 1 घात n माइनस b घात n, एक के ऊपर चाहे जितनी घात लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 घात n माइनस b घात n का मान की तरह बन गया कि नहीं। तो इसका जो एक फैक्टर बनता है वो a, इसको दोनों को घटा के। अगर ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर 1 घात n माइनस b घात n लिखा हो
और n का मान क्या लिखा हो, सम संख्या लिखा हो, क्या लिखा हो, सम संख्या, तो इसके दो फैक्टर होते हैं। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके दो गुणनखंड होंगे, एक a प्लस बी होगा और एक a माइनस क्या होगा, b। ये आया कहां से, जैसे कहीं लिख दें एक घात n माइनस बी घात n, अगर a की n के स्थान पे सम संख्या रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और a माइनस क्या हो जाएगा, इसके दो फैक्टर क्या होंगे। अगर हम यहाँ एक घात चार माइनस बी घात चार भी लिख दें, यानी सम संख्या ले लें, तो एक घात चार को एक घात दो पूरे घात दो ले सकते हैं, बी घात चार को बी घात दो पूरे घात दो, ये पूरा a हो गया और ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और a माइनस क्या हो जाएगा, b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ले सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, इसके अंदर दो फैक्टर आए कि नहीं। इसका मतलब कि अगर माइनस में दिया हो घात विषम संख्या होगी तो उसका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा। अगर एक ये दोनों माइनस में a और b माइनस में दिए हों और उसकी घात सम संख्या हो तो एक बार उसको जोड़ के लिखना है, एक बार उसको घटा के लिखना है, तो उसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। अब जैसे हम लिख दें जैसे हम लिख दें कि a घात n प्लस b घात n और n का मान क्या हो जाए, n का मान विषम संख्या हो, तो इसके सिर्फ एक फैक्टर बनेगी, इसके सिर्फ एक फैक्टर बनेंगे a प्लस बी। कैसे बनेंगे, जैसे n के स्थान पे अगर विषम संख्या रखेंगे तो a प्लस बी आ गया, अगर इसके स्थान पे कोई विषम संख्या रखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तीन क्या है, विषम संख्या है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये a प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, ऐसे एक घात पांच प्लस बी घात पांच रखेंगे तो तब भी इसमें a प्लस बी कॉमन आएगा, एक घात सात प्लस बी घात सात लिखेंगे तब भी इसमें a प्लस बी कॉमन। इसका मतलब कि ये दोनों तो एक जैसे हैं। अगर माइनस में दिया होगा तो इसका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा, अगर प्लस में दिया हो और n का मान विषम संख्या होगा तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, उसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। ये पहला है। दूसरा है एक घात n प्लस बी घात n लिख दें और n का मान सम संख्या लिख दें, n का मान सम संख्या लिख देंगे तो इसके जो गुणनखंड होंगे कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। कि कैसे नहीं होगा, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दी तो इसका तो सूत्र होता ही नहीं, तो जब इसका सूत्र नहीं हो यानी ये टूट नहीं पाएगा तो इसका कोई गुणनखंड भी नहीं बनेगा। जैसे एक घात चार प्लस बी घात चार लिख देंगे तो इसके कोई गुणनखंड नहीं बनेंगे, जब कोई गुणनखंड नहीं होता है तो उसको एक माना जाता है। जैसे हम लिख देंगे दो घात दस प्लस एक, तो समझ जाना कि इसका जो गुणनखंड जो इसका एक फैक्टर आएगा सिर्फ एक आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या आ गई, सम। और जब ये a और b प्लस में दिए हो और घात सम संख्या दिया गया हो तो उसका कोई भी फैक्टर, उसका कोई भी गुणनखंड नहीं बनता। यानी यहां से हम चार चीजें हमें क्या हो गई, मालूम हो गई। पहली क्या मालूम हो गई कि अगर एक घात n माइनस बी घात n दिया हो और n का मान क्या दिया गया हो, n का मान विषम संख्या दिया गया हो, n का मान क्या दिया गया हो, यानी इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस, जब n का मान क्या दिया गया हो, विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब आड नंबर। और दूसरा इसका जो गुणनखंड इसका जो बनेगा, इसका जो दूसरा गुणनखंड बनेगा a प्लस बी a माइनस बी बनेगा जब n का मान क्या हो, सम संख्या हो, n का मान क्या हो, सम संख्या। एक घात n माइनस बी घात n
इसकी दो कंडीशन होगी, और एक घात n प्लस बी घात n, एक घात n माइनस बी घात n दिया है, तो जब n का मान अगर विषम संख्या दिया होगा, n का मान क्या दिया गया हो, n का मान अगर विषम संख्या दिया गया होगा तो इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा। कैसे होगा अभी हमने पीछे समझाया। और ये a है, और जब n का मान सम संख्या दिया गया हो, n का मान सम संख्या दिया गया हो, तो इसके दो गुणनखंड होंगे, इसके दो गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड होगा a माइनस बी और एक गुणनखंड होगा a प्लस बी। ऐसे दूसरा दिया है एक घात n प्लस बी घात n दिया है, जब n का मान क्या दिया गया हो, विषम संख्या दिया गया हो, तो इसके एक गुणनखंड आएंगे, इसका एक गुणनखंड बनेगा a प्लस बी। और जब n का मान सम संख्या दिया हो, n का मान सम संख्या दिया गया हो, तो इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। ये आपको इतनी बात मालूम होनी चाहिए। चलो, जैसे दिया है 7 घात 2003 माइनस 1 और 7 घात 2003 प्लस 1 का मासा ज्ञात कीजिए। इसकी पावर क्या है, यानी ये इस रूप का दिया है 1 घात n, इसके ऊपर भी हम 7 घात 2003 माइनस 1 घात 2003 लिख सकते हैं। एक के ऊपर चाहे जितनी घात लगाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये 7 घात 2003 दिया है और ये प्लस 1 दिया है। इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 घात n माइनस बी घात n के रूप का लिखा है। 1 घात n माइनस बी घात n के रूप का जब लिखा हो और n का मान क्या हो, विषम संख्या है, n का n माने पावर, इसकी घात क्या है, विषम संख्या है, तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब कि ये a है और ये क्या है, b, तो 7 माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। और ये 1 घात n प्लस बी घात n के रूप का लिखा है, इसको भी हम 2003 लिख सकते हैं। तो अब तो ये इस फार्मूले पर आ गया, 1 घात n प्लस बी घात n लिखा हो और जब n का मान विषम संख्या हो तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी। ये a है और ये क्या है, b, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 1, और 7 में से 1 घटाओगे तो 6, और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8। इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा 2। HCF का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे हम 6 को लिखते तो 2 तिहाई क्या लिखते 6, और 8 को लिखते 2 दूना 4 दूनी क्या लिखते 8, 2 दूना 4 दूनी। और जब इसका HCF लिखेंगे तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसका मतलब कि 7 घात 2003 माइनस 1 और 7 घात 2003 प्लस 1 का जो मासा होगा वो क्या होगा 2। चलो, लिखा है 4 घात 27 प्लस 1 और 4 घात 63 प्लस 1 का क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो ये पावर में भी हो सकता है और बिना पावर का भी हो सकता है, यानी ऑप्शन। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4 घात 27 प्लस 1 घात 27 लिख दें तो कोई दिक्कत, और इसको लिख सकते हैं 4 घात 63 प्लस 1 घात 63 लिख दें तो ये भी सही है। अब इसकी ये a है और ये b, ये a प्लस बी के रूप का आ गया, और a प्लस बी के जब रूप का होता है और इसकी घात क्या है, इसकी घात सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का जोड़ होगा। तो 4 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर तो ये हो जाएगा, और इसका एक फैक्टर ये भी क्या है, विषम संख्या ही है, तो ये 4 1 क्या हो जाएगा, ये भी इसका एक फैक्टर होगा 4 प्लस 1, और 4 1 क्या हो जाएगा 5, और ये 4 1 क्या हो जाएगा 5। और इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, और ये 5 गुणे 1 लिख सकते हैं,
और HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 लिखेंगे। एक इसमें है, एक इसमें है, तो एक लिखेंगे। तो 5 एक के क्या हो जाएगा, 5। लेकिन कभी कभी जब ये इस टाइप का ना दिया गया हो, यानी 5 यानी ये घात में दिया गया हो और जो जो ऑप्शन आए वो भी क्या हो, घात में ही हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 4 घात 27 प्लस 1, 4 घात 63 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 घात 9 पूरे की घात 3 लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27, और इसको 1 घात 3 लिख सकते हैं। ऐसे 63 को हम लिख सकते हैं 4 घात 9 घात 7 प्लस 1 घात 7 लिख सकते हैं। अब इसकी घात क्या आ गई, ये a और प्लस b हो गया, और इसकी घात क्या है, विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस b। 4 घात 9 प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और इसका भी फैक्टर एक फैक्टर होगा 4 घात 9 प्लस 1। और इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4 घात 9 प्लस 1 दोनों में है, और जो दोनों में मिलता है वही क्या कहलाता है, HCF। अब इसको हम मतलब कम समय में नहीं 60 तरीके से भी लगा सकते हैं कि पहले ये दोनों में क्या है, ए बी दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं x घात या a प्लस b पूरे की घात, इन दोनों की जो ये 27 और 9, इन दोनों का हम क्या लेंगे, इन दोनों का हम LCF ले लेंगे। यानी इसकी घात क्या दी गई है, जो पावर दी गई है उस पावर की हम क्या करेंगे, 27 और 63 का जब हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF कितना आएगा, 9। क्यों, क्योंकि 9 त्रिक 27 और 9 सत 63, 9 दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब कि इसकी घातों की जो HCF होगा वो क्या होगा, 9। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, इसको हम ले सकते हैं x घात a और b, इसको हम a मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं, b का HCF प्लस 1, एक ही लाइन में लग जाएगा। x का मान कितना दिया गया, 4, और AB का HCF कितना आ गया, 9 और प्लस 1, ये हमारा क्या होगा आंसर।